ना ना, यहाँ पर इसमें उसमें नहीं देखना। चलो, ये गुड इवनिंग है और बहुत ठंड है। आप लोग घर में हैं और उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और इससे बच के रहेंगे। पढ़ाई तो होना ही होना है। और वैसे भी पढ़ाई का मतलब, अगर बीमार पड़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और आज जो भी जुड़े हो, आदिक सॉरी सादिक, अभी जो भी जुड़े हो, और इस ठंड में बच के जुड़ना, ठीक है। नहीं तो आप सो के रहना, ठीक है। और कल नहीं हो पाया था क्लास, थोड़ा सा काम था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ दिया। जी, मॉर्निंग में क्लास था, लेकिन हुआ क्या कि आपका एप्स काम नहीं कर रहा था। एप्स में कुछ गड़बड़ी होगा। तो मैंने पूछा भी मैनेजर से क्या दिक्कत है, तो बोला कि सबका हो रहा है। तो उस समय शायद सबका हो रहा होगा, ठीक है। सबको गुड इवनिंग है फिर से। गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक सुंदर सा क्वेश्चन से जिसका नाम है म्यूटेशन, अपॉइंट म्यूटेशन। आपके सामने लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने बोला था। थोड़ा स्पीड अप करने के लिए थोड़ा सा अपने शब्दों में मैंने इसे लिख लिया। कुछ पॉइंट अगर जोड़ने होंगे, उस पॉइंट्स को हम लोग जोड़ लेंगे। बाकी बात यहाँ पर चलते रहेंगे। आ जाओ। एक सवाल है, इसमें दो सवाल पूछे जाते हैं। एक पहला सवाल तुम लोगों से पूछा जाता है कि म्यूटेशन क्या है। तो म्यूटेशन क्या है? तो जब आनुवांशिक पदार्थ, यानी आनुवांशिक पदार्थ आपका कौन होता है? डीएनए चाहे आरएनए। अगर तुम चाहो तो इसके बदला, आनुवांशिक पदार्थ के बदला आप डीएनए और आरएनए लिख सकते हो, ठीक है। डीएनए और आरएनए लिख सकते हो। तो जब आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन हो जाता है, इसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। इससे सस्ता डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। एकदम आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? दूसरा पॉइंट लिखना है, ह्यूगो डी वरिश, जो इवनिंग प्राइमोर्स पर। अच्छा, मैं ये साइड में इसलिए लिख रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में भी काम कर सकता है। एक दूसरा बात कि आप इससे एक पॉइंट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इवनिंग प्राइमोर्स एक जो है छोटा सा पौधा है, जिसमें रंग बिरंगा आपका फूल होते हैं। इसी में उन्होंने अध्ययन किया था। उत्परिवर्तन के कारण जीवों में विकास होता है। आज जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, जितने भी जीव हैं, क्या लगता है पहले के जीव से ही मॉडिफाइड हुआ है, पहले के जीव से ही आए हुए हैं। तो इसका मतलब विभिन्न तरह के जीव जो दुनिया में आए, उसी को तो विकास कहते हैं। और उत्परिवर्तन अपने से नहीं होता है। इसको उत्परिवर्तन जो है, यानी कि डीएनए को चेंज करने के लिए कोई ना कोई कारक होता है। उस कारक को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन जन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? उत्परिवर्तन जन। चले, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको? म्यूटेशन क्या है, इसमें 3 से 4 पॉइंट। लेकिन मैंने कहा कि इस दोनों में यह भी पूछ सकता है, व्हाट इज द पॉइंट म्यूटेशन। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बिंदु उत्परिवर्तन कहता है जब डीएनए या आरएनए का एक जगह चेंज होता है। एक जगह का मतलब हुआ एक न्यूक्लियोटाइड या एक नाइट्रोजन क्षार भी बोल सकते हैं आप। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है 3 चीजों से बना होता है। कौन कौन? तो आपका राइबोज शुगर, यानी डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है डीएनए में, और आरएनए में राइबोज होगा। प्लस आपका नाइट्रोजन क्षार होगा, जिसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, प्लस फॉस्फेट होता है। अगर ये पूरा चेंज किया तो नाइट्रोजनस बेस भी क्या करेगा? चेंज करेगा। मेनली ये दोनों तो चेंज करता नहीं है, चेंज करता है यही। तो लोग इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो न्यूक्लियोटाइड चेंज करता है, या तो नाइट्रोजन क्षार चेंज करता है अचानक। उसे हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। एक जगह चेंज हुआ है। कितने जगह चेंज हुए हैं? एक जगह। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और सुंदर सा एग्जाम्पल तुमको देना है, देख लो। सिकल सेल एनेमिया, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है कि बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कोई एक एग्जाम्पल दें आप। तो कोई एक एग्जाम्पल जो सबसे सुंदर एग्जाम्पल है, जिसको कहते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। क्या बोलते हैं? दात्र कोशिका अरक्तता। ये वाला बहुत सारा एग्जाम्पल है, समझिए। सिकल सेल एनेमिया, फटाफट करते चले जाएं आप। सिकल सेल एनेमिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद एक सवाल और पूछता है कि सिकल सेल एनेमिया के बारे में बताएं।
तो लगे हाथ वो भी लिख लिया मैंने कि सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। आनुवंशिक विकार का मतलब हमारे पूर्वजों से हम में आ सकता है, यानी जीन में कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, उसमें उसका जीन हमारे पास आता है। इसके पास दो जीन होते हैं, आपको याद है, HbA और HbS। ये दो तरह का जीन इसको कंट्रोल करता है, और ये दो जीन खराब हो जाए तभी आपका प्रॉब्लम में होगा। यानी कि ए अगर आपका HbA रह गया और HbS नहीं, ये वाला तो सिकल है ही, ये वाला भी सिकल हो जाए तो HbS और HbS रहेगा तभी बीमारी होगा। HbA होगा और HbA होगा तब तो बल्ले बल्ले है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका एक भी जीन खराब है, एक अच्छा जीन है, तो भी आपका बल्ले बल्ले है। अगर दोनों का जीन खराब हो गया, HbS और HbS, तब बल्ले बल्ले नहीं है, तब तो हल्ले हल्ले हो जाएंगे, तब उनको क्या हो जाएंगे भाई, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। क्लियर? तो सिकल सेल एनीमिया दो जीन से कंट्रोल करता है, आपकी मर्जी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं साथ साथ बताते जा रहा हूं। यह जो बिंदु परिवर्तन का कारण है, इसमें हीमोग्लोबिन जब ये चेंज होता है, HbS और HbS हो जाता है किसी व्यक्ति में, तो उसका जो हीमोग्लोबिन है, आपको पता है हीमोग्लोबिन में कितने चेन होते हैं? तो आप बोलते हैं हीमोग्लोबिन में कितने चेन होते हैं? 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। तो बीटा जो होता है, बीटा श्रृंखला में छठा पोजीशन पर, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी याद रखना, बीटा चेन के छठा पोजीशन पर पहले ग्लूटामिक अम्ल था। अब जब चेंज हो गया तो कौन आ गया आपका? वैलिन आ गया। और जानते हो जिसके कारण हीमोग्लोबिन में बदलाव होता है और हीमोग्लोबिन में बहुत टेंशन हो जाता है, खिंचाव आ जाता है। पहले आरबीसी ऐसा था, अब आरबीसी कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है, यानी कचिया के जैसा, हसिया के जैसा हो जाता है, जिसके कारण ये हीमोग्लोबिन को कम ढो पाता है और आदमी को क्या हो जाता है? एनीमिया। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपका? अगर आप लोग समझ जाएंगे तो कमेंट कर देना है, निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में जाकर के। मैंने तो शेयर करने नहीं बोला, सिर्फ हाँ या ना, ठीक है? आपकी मर्जी, आप शेयर करो या तो फिर ना करो, लाइक करो ना करो, ये मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन आप समझे कि नहीं समझे इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है? तो यहां तक आपका एक क्वेश्चन, आपका 2 क्वेश्चन इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन नंबर है? तो आपको पता है, इसके बीच में मैंने 22 नंबर छोड़ दिया था, तो किसी बच्चे ने कहा सर ये 22 नंबर आपने छोड़ दिया है, तो मैं उसके बाद चला जाता हूं सीधा किस पर? होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स, समजात और असमजात किसे कहते हैं? आपका ये दोनों हाथ क्या है? एक जैसा है, एक ऑरिजिन है, एक जैसा काम है, इसको हम कहेंगे क्या? समजात। यानी जिसका ऑरिजिन क्या है आपका? एक हो, लेकिन यहां पे उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, देख लीजिए। कहता है कि अंग्रेजी वाला छोड़ दीजिए, वो अंग्रेजी वाला लिखेगा बच्चा, यहां जो आपका लिखे हैं दूसरा कलर से हिंदी में, आपको हिंदी वाला लिखना है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चे को भी नोट्स हो जाता है, प्लस उसको कुछ समझा देते हैं तो उसको भी हो जाता है साथ में, आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होमोलॉगस ऑर्गन्स उसे कहते हैं, वह अंग जिसका उत्पत्ति समान हो, जिसका उत्पत्ति क्या हो? समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग होता हो, इसे हम समजात अंग कहते हैं, और इसे होमोलॉगी भी कहा जाता है। कहता है जैसे ह्यूमन का हैंड, वेल्स का फिलिपर, अंग्रेजी में रहने दिए, समझ गए? ह्यूमन हैंड, ये ह्यूमन का हाथ, वेल्स का अगला जो फिलिपर होता है डैना, बैट्स का विंग्स यानी कि चमगादड़ का जो पंख होता है, और चीता का जो फुट होता है, कौन फुट? आगे वाला, पीछे वाला नहीं, आगे वाला। तो यहां पर हमको 4 फुट लिखना था, नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चीता का जो फुट है, समझ गए? ये सबका उत्पत्ति किससे हुआ है? एक ही जगह से हुआ। जैसा कि हमारा भ्रूण में होता है, उसका भी भ्रूण में उसी जगह से होता है, लेकिन सबका काम एक है क्या? ये पानी में तैरने का काम करता है, ये आपका है लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है? बैट्स विंग, ये सर विंग है, और ये आपका उड़ने का काम करता है। चीता का फुट दौड़ने का काम करता है। लेकिन सच बात तो ये है, सब आपका क्या है? सब आपका क्या है? अलग अलग कार्य करता है। ये तो ये दे देना, ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये। अब देखिए, हाँ, ये आपका 2 पॉइंट तो लिख सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट भी लिखेंगे, पता है क्या? समजात अंगों का उत्पत्ति जो है अपसारी विकास के कारण होता है। अपसारी विकास किसे कहते हैं? कि जो मतलब कि आपका बिखराव हुआ,
उत्पत्ति एक हुआ और आपका, इसका मतलब है ये आपका जो है डाइवर्जेंट हुआ, यानी कि ये हम लोग चीता हुए, व्हेल हुआ और बैट हुआ, सबका ओरिजिन एक जगह हुआ, लेकिन सब जाति आज अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये अपसारी विकास है, यानी दूर दूर चला गया है सब, लेकिन काम क्या है, एक है। इसको अपसारी विकास कहते हैं। तो कहना क्या, कहना कि समजात अंगों का विकास किसके कारण होता है, तो आपको कहना है अपसारी विकास के कारण होता है। ठीक है, अब आगे लिख लेना, रोक के लिख लेना सब, अब लिखने मत बोलना, रोक के लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब आ जाओ, उल्टा आते हैं किसका, एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। एनालॉगस ऑर्गन्स जिसको कहते हैं असमजात अंग। असमजात अंग किसे कहा जाता है, सिंपल बात, वह अंग जिसका कार्य समान होता है लेकिन संरचना भिन्न होता है एवं उत्पत्ति क्या होता है, भिन्न होता है। यानी कह सकते हैं जिसका संरचना और उत्पत्ति क्या है, अलग अलग है, लेकिन काम क्या है आपका, समान है। उल्टा कर देना है आपको, जानते हैं इसे समजात अंग कहा जाता है। सुंदर सा एग्जाम्पल, शकरकंद और आलू, जिसको कहते हैं स्वीट पोटैटो और पोटैटो। पोटैटो आपका तना है और ये आपका जड़ है, दोनों का उत्पत्ति अलग अलग हुआ है। ये जड़ है, ये आपका रेडिकल से हुआ है, ये आपका पोटैटो, ये आपका पल्म्यूल से हुआ है। समझ गए बात को। इसका मतलब दोनों क्या स्टोर कर रहा है, फूड। काम दोनों का एक ही है, क्या, फूड को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना। लेकिन सर दोनों का उत्पत्ति अलग अलग है, क्योंकि एक जड़ है और एक। उसी तरह आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब आ जाइए, ये किसके कारण होता है, तो आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, और समजात अंग वहां था क्या, अपसारी, यहां लिखना अभिसारी, वहां था अपसारी, वहां क्या था, यानी अलग अलग उत्पत्ति है, अलग अलग उत्पत्ति है, लेकिन काम के चलते सब क्या है, लुक लाइक क्या लगता है आपका, एक। तो एक तरफ कॉमन जा रहा है, इसको कहते हैं क्या, अभिसारी विकास के कारण होता है। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। 3 पॉइंट, और समजात अंग का जो उत्पत्ति हुआ है वो आपका कहलाता है किसके कारण, अभिसारी के कारण, जबकि मैंने समजात कहा था अपसारी के कारण। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोलें। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपका हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका 2 क्वेश्चन हो गया, चलिए आपका 3। तीसरा पॉइंट आपको पूछता है, व्हाट इज एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन क्या है, मधुमक्खी का पालन किसे कहते हैं, मधुमक्खी का पालन क्या है और मधुमक्खी का पालन किसे कहते हैं, मधुमक्खी का पालन कहाँ करते हैं। तो जानते हैं मधुमक्खी का पालन हम लोग करते हैं, क्यों, हमको 2 चीज मिलना है। एक तो आपका हनी मिलता है, हनी क्या होता है, फूड से भरा हुआ होता है, फूड से भरा हुआ होता है आपका हनी, और ये फूड से भरा हुआ होता है जिसको हम लोग सप्लीमेंट के रूप में काम करते हैं, फूड के रूप में खाते हैं। और दूसरा इसमें एक चीज और मिलता है जिसका कहते हैं क्या, मोम, उजला ऐसा मोम, और ये मोम जो है हनी मोम कहलाता है, मधु मोम कहलाता है। इसका हम लोग कॉस्मेटिक बनाते हैं, लड़कियां या औरत का जो कॉस्मेटिक होता है उसमें पॉलिश करने के लिए या उसको साटने के लिए यूज करते हैं। और हम लोग पॉलिश भी बनते हैं, जो जूते में पॉलिश है और कहीं पॉलिश जो होता है उस पॉलिश को बनाने में काम करते हैं। तो 2 फायदा हुआ, एक तो आपका हनी मिला, हनी आपको भोजन दिया, और हनी के द्वारा न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको मेडिसिनल वैल्यू भी मिलता है। मेडिसिनल वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई आदमी अगर जल जाए तो वहां पर हनी का ताला लगा लो, क्यों, क्योंकि हनी क्या करता है, आपका ये इन्फेक्शन से भी बचाता है, प्लस उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होता है जो प्रोटेक्शन करता है। क्लियर। तो यहां पर देखिए क्या मैंने लिखा, जब मधुमक्खी को कौन सा छत, जब आप घर में पाल रहे हैं तो आप वो वृक्ष में नहीं देखेंगे, आप देखेंगे क्या, जो हाइव्स बनाता है, जो छत बनाता है वो कृत्रिम छत होता है, बॉक्स के जैसा, ये बॉक्स के जैसा होता है, बॉक्स ऐसा होता है आपका, और इसी में आपका जो होता है प्लेट लगा होता है, इसी प्लेट में ऐसे करके डालते हैं तो उसमें आपका बहुत छोटा छोटा छेद होता है, और उसी में जाकर के बैठता है कौन, मधुमक्खी। तो इसी में आपका क्या होता है बोलिए, तो इसी प्लेट में जब डालते हैं तो उसी में आपका मधु बना हुआ मिलता है। तो ये आपका है कृत्रिम छत में पाला जाता है, तथा हनी और हनी मोम प्राप्त किया जाता है, इसे मधुमक्खी पालन कहा जाता है। इससे सस्ता क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता यार, एक बार कोई सुनेगा तो अपने से लिख देगा। जब मधुमक्खी को अपने घर में अपने कृत्रिम छत्र में पाला जाता है, इसको हम मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खी पालन से आपको 2 चीजें मिलती है, एक चीज तो मिलती है आपको कौन,
एक मिलती है आपका हनी और दूसरा क्या मिलता है। अब लिख देना है हनी में क्या होता है, पोषक तत्व की मात्रा होती है, जबकि इसका दवाई के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और देखिए हर अंग्रेजी पॉइंट के बगल में हिंदी है, यही सोचना। और मधुमोम का उपयोग किसके लिए करते हैं, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के मतलब साज सज्जा वाला जो होता है औरत का, जितना भी है लेठी चूड़ी जो भी है, ऐसे बिंदी उंदी, उसको कॉस्मेटिक कहते हैं, तथा पॉलिश में किया जाता है। और कहता है कि अगर इंडिया में बहुत सारे वेराइटी हैं, जैसे गेहूं का वेराइटी करीब करीब 20,000 है, धान का वेराइटी करीब करीब 50,000 है, ठीक है, आम का वेराइटी लगभग 1,000 है, तो इसका भी वेराइटी है आपका। किसका वेराइटी आपका है, मधुमक्खी का भी। तो इंडिया में कौन सा मधुमक्खी पाला जाता है, तो जानते हो उसका नाम क्या है। इस सबसे सामान्य जाति जो है, इसको याद भी रखना, एपिस इंडिका है। क्या है आपका, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका वैसा जाति है जिसका ज्यादा पालन किया जाता है, कहां पे, इंडिया में, एपिस इंडिका। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, मैंने क्या कहा आपका, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति दो जगह है आपका, दो जगह है, तो आपको इसलिए सवाल इसमें ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे जानते हो 10th में भी पूछा जाता है। आप 10th के लिए भी आपने कहा था हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो आपने लिखा था कि जब कभी कोई विधि, कोई तकनीक के द्वारा अचानक अचानक फसल का उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है, इसको हम कहते हैं हरित क्रांति। हरित का मतलब हरे भरे से है, हरित का मतलब हरे भरे से है। हरे भरे का मतलब क्या है, आपका धान, आपका गेहूं, आपका जो चना है, आपका जो मटर है, जितने भी हरे भरे पौधे हैं, मतलब प्लांट से रिलेटेड है, पादप से रिलेटेड है। क्रॉप की वृद्धि बहुत ही जरूरी है। हाँ, सिविक्स में भी पूछ सकता है, किसी और सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में पूछ सकता है। चूंकि ये एक जीके जीएस टाइप का, ज्योग्राफी में तो कम माना जा सकता है, लेकिन जनरल साइंस में लोग पूछते हैं कि हरित क्रांति से क्या समझते हैं आप। और बायोलॉजी में इसलिए पूछता है क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड है, आपका प्लांट से दो जगह मिलता है। वह तकनीक जिसके द्वारा अचानक, अगर मान लीजिए कि आपके घर में अगर 10 kg एक छोटा सा एरिया में धान हो रहा था, और आपने देखा कि अब 30 kg हो रहा है, ये 3 गुना जो फोल्ड हुआ, 3 गुना जो हो गया, ये कैसे हुआ, तो उसमें कुछ तकनीक लगाए। क्या तकनीक लगाए, तो हो सकता है कि वेराइटी हमने अच्छा लाया, किसका, गेहूं का, या फिर चावल का, ठीक है, या हो सकता है आपने खाद बहुत ज्यादा डाला हो सकता है उसका जेनेटिक चेंज कर दिया हो, किसका, धान का, जिसके कारण उसका उत्पत्ति क्या हो, बढ़ गया हो। जो भी कारण हो, जो भी कारण हो, लेकिन अचानक, लेकिन क्या, अचानक जब आपके फसल में वृद्धि हो जाता है उत्पादन का, इसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति। इसको तो अपने से आप, कुछ क्वेश्चन तो अपने से चाह करके आप आराम से लिख सकते हो बैठ करके। वह तकनीक जिसके द्वारा अचानक फसल के उत्पादन में वृद्धि होता है, उसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति में एक चीज है कि हमारे ही देश में नहीं किया गया, हमारा 1960 के लगभग मैक्सिको सब में किया गया था, समझ गए। हमारे देश में तो बाद में किया गया, 72 के करीब किया गया, 70-72, वो लिखना नहीं है। तो यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरा विश्व में किया गया है। एक दूसरा पॉइंट, और सबसे बड़ी पॉइंट जानते हो क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार का गेहूं तथा चावल का किस्म उत्पादन किया गया, उत्पन्न किया गया, यानी उत्पादन किया गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्रॉस करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो इसका मतलब है ये प्लांट ब्रीडिंग पर निर्भर करता है। प्लांट ब्रीडिंग किसे कहते हैं, जब कोई तकनीक के द्वारा दो फसल को क्रॉस कराते हैं, एक नया फसल को तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, एक मतलब प्लांट ब्रीडिंग। तो ये किस पर निर्भर करता है, तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट जो भी है, यह पादप ब्रीडिंग पर निर्भर करता है। पादप ब्रीडिंग मतलब, ऐसे तो आप कह सकते हो कि जेनेटिक चेंज भी करते हैं, तो ये भी लिख सकते हो, किसी भी क्रॉप्स को आप चाहें तो जीन भी चेंज कर सकते हैं। लोग जीन चेंज करना नहीं जानते हैं। अगर आप सीधा किसान है, अगर आप चाहते हैं कि दो चीजों को क्रॉस कर लें, यानी दो डिफरेंट टाइप का गेहूं है, उसको हम क्रॉस करा लें, एक नया वेराइटी बनाएं, तो इसको प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, पादप ब्रीडिंग कहते हैं, पादप जनन कहा जाता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में और अदर में भी, कि इसके जनक कौन थे। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को जमीन वही है, पॉपुलेशन तो समझ रहे हैं, इंडिया तो टॉप मोस्ट में है, आज चाइना को हमने पछाड़ दिया, चलो किसी में तो पछाड़ा, समझ गए। तो कहता है कि यहां पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन में आपका योगदान दिया किसने, आपका नॉर्मन ई बोरलॉग।
नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक का थे। इसके जनक है आपका कौन है? सिर्फ बोरलॉग याद रखिए, आपका हो गया। 5-7 पॉइंट बहुत हो गया, 1 2 3 4 बहुत सारे हो गया। 2 तो लिखना था, लेकिन आप 4-5 रखो, कोई ना कोई तो अटक जाएगा आपके दिमाग में, कोई भी अटक गया तो हो गया। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए ठंड से बच के रहेंगे। अचानक ठंड अपना करवट अपना जो है बदल लिया है। सुबह थोड़ा कम था, लेकिन दोपहर के बाद बहुत ज्यादा होने लगा, और आज दोपहर में भी ठंड बहुत ज्यादा है। मैं डरा नहीं रहा हूं, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कितना भी ठंड रहे। दुगना क्वेश्चन दिया है, चूज करके बनाना है, अच्छे से बनाना है, ठीक है, मस्ती से बनाना है। और जानकारी जो प्राप्त कर चुके हो तुम अभी तक पढ़ करके अपने एकेडमिक में, वही तुमको फ्यूचर में काम देगा। लेकिन अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए कोल्ड एयर तो बह ही रहा है, चलिए आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात बताएं, इसको तो रट्टा ही मार लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, इसको रट्टा ही मार लो। अब इसमें कोई उपाय तो नहीं है जो समझा सकते हैं। हाँ थोड़ा बहुत इसमें यही है कि इसका जो कहां कहां यूज हुआ है उसको हम बता देंगे, तो भले याद करने का जो है जरिया बन जाएगा। और ये एनसीईआरटी का है। पता है आपको, आपके ही देश में 50,000 वेराइटी है किसका? धान का। और गेहूं का लगभग 8 से 10,000, पूरा विश्व में शायद 20,000 से ऊपर है गेहूं का वेराइटी। एक बार आप सर्च कर लेना। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमको 2 वेराइटी पूछा है, किसका? व्हीट का और राइस का। गेहूं तथा धान का 2 प्रजाति का नाम लिखें। और ये वाला चैप्टर तो मैंने बोला था कि जो टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे, ओल्ड वाला। ऐसे जो पढ़ाए हैं तो पढ़ाई दी है। अब आइए, राइस का 2 वेराइटी आपका, ये वाला आपका 2022 या 23 में पूछा था। ये ताइचुंग या ताइचंग पढ़ सकते हो, ताइचुंग पढ़ते हैं, नेटिव 1। ये किसका वेराइटी है पता है? राइस का। देखो यहां राइस लिखा, इसका हिंदी उंदी नहीं, बस वही ताइचुंग लिखा जाएगा, बहुत ज्यादा है ताई, तुम्हारा यह ताइचुंग लिखाया जाएगा। एक है इंटरनेशनल राइस 8, तो 2 वेराइटी हुआ, एक इंटरनेशनल राइस 8, दूसरा क्या हुआ? ताइचुंग नेटिव। ये दोनों पूछेगा किसका वेराइटी है, तो आप तो वहां फंस जाओगे कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ताइचुंग नेटिव किसका वेराइटी है, गेहूं का, मटर का, धान का, मकई का। तो आपको वहां पर, इसलिए मैंने ये 2 दिया। हमको इसको याद कराना कोई जरूरी नहीं है सर, ये दोनों जो है आप बाबा इसको याद कर लेना। लेकिन आप एग्जाम में अगर लिखोगे तो IR8 याद ना रहे, ताइचुंग याद ना रहे, लेकिन जया और रत्ना याद रहेगा, क्योंकि हमारे घर के आसपास किसी लड़की का भी नया नाम हो सकता है, जया और रत्ना। जया बच्चा, जया और रत्ना। तो ये जया और रत्ना किसका वेराइटी है भाई? गेहूं का। और व्हीट का एनसीईआरटी से 4 है, हम कहीं बाहर से नहीं डाले हैं। एक हमने बाहर से डाला है DBW187, जो कुछ दिन पहले का रिसेंट है, इसलिए मैंने गेहूं का वेराइटी, इसको कहते हैं करण वंदना। नाम भी सीधा था तो मैंने इसी को डाला, करण वंदना, अगर आपको याद रहे। ये गेहूं का वेराइटी है, ठीक है। तो व्हीट का वेराइटी जो है, गेहूं का वेराइटी को अगर आप बोले तो कौन कौन है, तो आपका एक सोनालिका है, और दूसरा है कल्याण सोना। सोना लेने के बाद कल्याण हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सोनालिका कल्याण सोना। याद रहेगा, सोना लेने के बाद घर में कल्याण हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सोनालिका कल्याण सोना। बस सिंपल याद रखोगे, सोना लेने के बाद ही कल्याण होगा उनका, जिनका शादी हो गया है, नहीं तो कल्याण नहीं होगा घर में, ठीक है। इसको याद रखना, सोनालिका कल्याण सोना। देखिए कितना था, सोना सोना है, सोनालिका कल्याण सोना, याद रह जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ, DBW 187 याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ये तो याद रहना चाहिए, करण वंदना। करण वंदना याद रह जाएगा। तो चलिए, ये वेराइटीज आप 2 को याद रखेंगे। सबसे बड़ा बात है कि इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव पूछता हुआ देखा हूं मैं। आप तो एक बार क्वेश्चंस बैंक को मिलाओ, हाँ क्वेश्चंस बैंक को मिलाओ और देखो कि ये क्वेश्चन मिला हुआ है।
आपको जलन नहीं होना चाहिए, लड़की के नाम से सारा नाम है, ठीक है, लड़की को ज्यादा महत्व तो दिया गया है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए, इसमें टेंशन नहीं लेना है, हम जलते रहेंगे, उनका नाम देता रहेगा सब, इसलिए जलिए नहीं, आप खुद रिसर्च कीजिए और खुद एक अपना नाम दीजिए। हाँ ठीक है, जैसे मेरा नाम दिवाकर है तो लिखेंगे दिवाकर, क्या लिख देंगे, दिवाकर भागलपुरिया, कुछ दे देंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे गेहूं का, ठीक है, लेकिन आप खोज करेंगे तब आप, अगर मान लीजिए प्रिंस है तो प्रिंस दे सकते हैं, हाँ, कोई अगर मोहन है तो मोहन दे सकता है, हाँ हाँ, कोई शहनवाज है, शहनवाज अपना गेहूं का नाम दे सकता है, अपना पहले खोजोगे तब न रे बाबा। आ जाओ। ये वाला याद हो गया, अब याद है सिंगल सेल प्रोटीन, इससे ऑब्जेक्टिव भी 2 नंबर भी, सब्जेक्टिव तो ये सब बनता ही नहीं है, खुल के मैं बोलता हूं, कभी नहीं बनता इस सबसे। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन, देखो नाम में ही तो डेफिनेशन छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ है, क्या बोलता है, एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन, मतलब जब एक कोशिका में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो तो इसको कहते हैं एकल कोशिका प्रोटीन, लेकिन ऐसे नहीं, सुनिए थोड़ा सा लगाना बजाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है ना, ऐसे दुनिया में आप समझो कि इसको अगर हटा दूं तो मैं एक बात बोलता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि अगर मीट खाने की बात है, हर कोई मीट नहीं खाता, चलो कोई बात नहीं है, मीट बहुत महंगा है, इसमें प्रोटीन तो है लेकिन मीट बहुत महंगा है, उसी तरह से आप समझो कि आपका जो ये आपका मछली है, ये मछली बना नहीं है भाई, ये आपका मछली है, ठीक है, समझ गए बात को, ये क्या है, आपका मछली है, ये भी तो बहुत महंगा है, हर कोई, चिकन है इसमें प्रोटीन है, बहुत महंगा है, और एक बात जान लो, जो पूरा पुअर है, समुद्री इलाका में है, जहां पर ये सब अवेलेबल भी नहीं है, वो लोग प्रोटीन कहां से लेगा, तो ऐसा है कि प्रोटीन वो लोग जो लेगा, कैसे लेगा, पता है ना, तो जानते हो, आप जानो कि ये प्रोटीन कैसे लेगा, तो कहता है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं इस दुनिया में, चाहे वो शैवाल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ईस्ट भी है, ईस्ट का भी है, समझ गए, कुछ ईस्ट का स्ट्रेन भी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होता है, तो लोग उसको कल्चर करते हैं, लोग उसको पालते हैं, ऐसे तो वो पलता ही है, कल्चर होता ही है, ग्रोथ करता ही है, लेकिन वो नाले में अपने घर के बगल में उसको क्या करता है, हाँ, उसको उसको कल्चर करता है, नहीं इसको मतलब क्या करता है, वृद्धि कराता है, इसके बाद जानते हो उसको किसके रूप में लेता है, उसको सुखा करके पाउडर बना लेता है, या तो उसका पत्ती, या पत्ती तो नहीं होता, उसका जो कुछ हिस्सा होता है उसको साफ उप करके क्या होता है, सलाद में मिला करके प्रोटीन के रूप में, या चूरन बना करके उसको एक चम्मच ले सकता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा आपके मीट से भी ज्यादा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को, ऐसे कोशिका को, ऐसे ईस्ट को, जो भी हैं उसको हम कहते हैं क्या, एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल सेल प्रोटीन में आपका जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझ गए, और सिंगल सेल प्रोटीन को बनाने के लिए आप कल्चर करना चाहते हैं, तो जिसमें कल्चर करेंगे उसमें कुछ नहीं करना है, आपको आलू का घर का जो जूठा हुआ होता है, आलू का जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, उसी सबको डाल करके उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक कर देना, थोड़ा गुड़ डाल देना है, या फिर सिरका डाल देना है, किसका सिरका, वो जो आपका क्या कहते हैं, जहां पे गुड़ वगैरह निकाला जाता है तो देखते हैं बचा हुआ ऐसा, तो वो सब डाल करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें कल्चर कर सकते हैं, और वन सेल प्रोटीन तो कह ही नहीं सकते हैं इसको, सिंगल सेल प्रोटीन ठीक है चलेगा, क्योंकि उसके एक प्रोटीन में मात्रा अधिक होता है, किसका, एक सेल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो मीट है या फिर आपका मछली है, जो भी है, ठीक है, और लोगों को इजिली अवेलेबल है, कोई भी ग्रो कर सकता है, हम गरीब से गरीब आदमी ग्रो कर सकता है, समुद्र में जाएगा तो वहां पर उसको मिल जाएगा, कुछ वैसा है जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया में एक है, ठीक है, दूसरा आपका कुछ शैवाल है जिसका नाम है कि आपका क्लोरेला, हाँ, ईस्ट है, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया भी है, उसके नाम आप देख लो क्या क्या है, सुन लो, तो आपको क्या मैंने बोला, सुन लिए, बहुत आसान सवाल बोला कि जब सूक्ष्म जीव या कोशिका में बहुत अधिक प्रोटीन उत्पादन किया जाता है, इसे हम एकल प्रोटीन कहा जाता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में जिसको लिखना होगा वो अंग्रेजी में लिखेगा, व्हेन माइक्रोब्स और सेल्स हैव मच प्रोटीन देन इट इज कॉल्ड एससीपी, ये जंतु तथा मनुष्य के लिए प्रोटीन का अन्य सोर्स का काम करता है, अगर कोई बंदा अगर कहे कि मेरे पास मछली नहीं है, मछली का पैसा नहीं है, या मछली मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और मीट नहीं है, तो दाल नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें
नेक्स्ट मतलब ऑब्जेक्टिव है स्पाइरुलिना। यह बहुत कंफ्यूजन वाला बात है। स्पाइरुलिना आपका ब्लू ग्रीन अलगी है। तो स्पाइरुलिना जो है, इसको स्पूरिलिना भी पढ़ते हैं। स्पूरिलिना एक साइनोबैक्टीरिया है जिसमें प्रोटीन होता है, कोमा प्रोटीन होता है, कोमा कर दीजिएगा, खनिज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन से भरपूर होता है। ज्यादा आपका प्रोटीन के लिए हम लड़ रहे हैं, हमको कार्बोहाइड्रेट से मतलब नहीं। कार्बोहाइड्रेट तो कहीं भी मिल जाता है, प्रोटीन हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो स्पिरुलिना है, स्पाइरुलिना पढ़ते हैं हमें स्पिरुलिना, ये साइनोबैक्टीरिया है जो कि एक सिंगल सेल प्रोटीन का उदाहरण है। ये वाला पूछता है तो आपको पूछेगा स्पाइरुलिना क्या है, तो आप बोलोगे एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जो सिंगल सेल प्रोटीन का काम करता है। और भी एग्जांपल तुम याद कर लो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, पूछा गया है भाई, जानते हो। एक तो आपका क्लोरेला है, लेकिन क्लोरेला जो है ये भी सिंगल सेल प्रोटीन, यानी क्लोरेला जो है एक सेल का होता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाया जाता है। और यहां पर याद रखें, ये है आपका अलगी। आपको पूछेगा उल्टा करके क्लोरेला क्या है तो बोलना अलगी, बोलेगा स्पाइरुलिना क्या है तो बोलना साइनो बैक्टीरिया है, यानी कि आप कह सकते हैं क्या, ब्लू ग्रीन अलगी है। और एक सुनिए ईस्ट भी है, ईस्ट भी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन वो सब नहीं। आप एनसीईआरटी में जो 3 दिया है उसको मैं बेटर मानता हूं। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, ये 100 ग्राम अगर कहीं कल्चर करते हो ना, तो साल भर में जो गाय आपका जितना दूध में प्रोटीन देता है ना, वो 2 दिन में 3 दिन में आपको दे देगा। ये 100 ग्राम बैक्टीरिया को कल्चर करते हो कहीं, तो इसमें इतना प्रोटीन होता है। इसका नाम है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस। क्या नाम है? मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस। दिट इज नथिंग बट इट इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? तो सिंगल सेल प्रोटीन में जो आपको पॉइंट है लिख लेना है, पहले डेफिनेशन आपको आराम से देना है कि वह सेल, वह सूक्ष्म जीव जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न होता है, इसे हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। इसको हम घर के अगल बगल क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, जिससे हम प्रोटीन आसानी से पा सकते हैं। ये 2-3 पॉइंट तो ऐसे लिखना है। इसके बाद एक स्पिरुलिना, इसको स्पाइरुलिना कहते हैं, उसको साइनोबैक्टीरिया है। दूसरा है आपका क्लोरेला अलगी, और तीसरा है आपका मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस। चलिए, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए टिश्यू कल्चर। क्या है टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर क्या है, एक छोटा सा फिगर बताते हैं। अगर कभी मौका मिला सुनना, तो आप क्या करोगे, इसका फायदा उठाओगे। टिश्यू कल्चर में दे सोमा क्लोन्स है, एक आपका सोमा क्लोन्स भी पूछता है कि सोमा क्लोन्स, तो सोमा क्लोन्स में भी दे सकते हो आप आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका मर्जी है, वहां पर ये फिगर दे सकते हो, और आप चाहो तो टिश्यू कल्चर में दे सकते हो, जिसको कहते हैं उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन, तो क्या है उत्तक संवर्धन? तो आइए एक छोटा सा फिगर से हम बात समझते हैं। अगर ये समझ गए तो ये फिगर भी आप उतार दोगे और 2-4 पॉइंट लिख दोगे, तो लंबा क्वेश्चन में भी जवाब दे सकते हो, छोटा छोड़ दो। यहां पर आओ, एक आपका प्लांट हमने बनाया, ये समझिए आपका प्लांट है, ठीक है। और प्लांट है तो भाई निश्चित रूप से इसमें आपका नीचे की ओर आपका रूट होगा, जिसको आप क्या कहते हो, जड़ कहते हो। चलिए, और इसमें जो है ये आपका जड़ जो है किससे बनता है, तो आपका रेडिकल से बनता है। ये आपका अस्तर है, ये आपका अस्तर है, जमीन का अस्तर है। इसके बाद इसमें क्या होगा, आपका टहनी होगा। टहनी में आपका क्या होगा, मैं ज्यादा कलाकार नहीं हूं इसलिए सिंपल में बना दे रहा हूं, तुम भी ज्यादा कलाकारी वहां पे मत करना, ठीक है। अपना कलाकारी सिंपल रखना, हो गया। ये जो है आपका, ये स्टेम है, स्टेम पढ़ते हैं लोग, तना। और ये आपका क्या है, लीफ है, आपका पत्ती। आपका हो सकता है कि यहां पर आपका क्या है, फ्रूट भी हो सकता है, ये आपका फ्रूट है। फ्लावर भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, सब चीज हो सकता है। ऊपर के लेयर में हर चीज होगा, ठीक है। यहां पर आपका हर चीज होगा, ठीक है। हां, अब यहां पर है कि आप टिश्यू कल्चर कहते हैं, तो पहले टिश्यू को निकाल लो, उत्तक को निकाल लो। उत्तक को निकालेंगे कैसे भाई, आपका बॉडी भी तो, जितना भी बॉडी है किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेल्स का ग्रुप को आप क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो यहां भी तो पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है। आप चाहे तो किसी का हिस्सा निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये भी निकाल सकते हैं आप फ्रूट का भी हिस्सा ले सकते हैं, आप स्टेम का भी हिस्सा ले सकते हैं। सॉरी, मैं स्टेम का हिस्सा यहां से लूंगा भाई, हाँ? इसका किसी का हिस्सा ले सकते हैं,
और वो आपका जो टिश्यू हुआ, छोटा सा पीस, ये आपका टिश्यू हुआ जिसको आप उत्तक बोलते हो। इस उत्तक को लेकर के, चूंकि आप वो उत्तक लेना, फिर से मैं बता रहा हूं, जो पुराना नहीं है, यानी नया नया है, जहां पे सेल्स डिवाइड होते हैं। क्योंकि यहां पर सेल्स डिवाइड होते हैं, क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक आपका, पहले तो एक तो दो तरह का बांटते हैं, एक परमानेंट सेल्स कहते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स उसे कहते हैं जो हमेशा डिवाइड करता हो। ठीक है, हम लोग परमानेंट सेल्स नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे सबसे ऊपर का, या नया पत्ती का लेंगे, नया टहनी का लेंगे, और फल जो अभी बना हुआ है उसको लेंगे, जो डिवाइड कर रहा हो, फल भी ग्रोथ कर रहा हो। समझ गए? क्योंकि उसमें कौन सा सेल्स होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, तो वो लेंगे। पुराना वाला लोगे तो बाद में डिवाइड ही नहीं करेगा, तो लेने से फायदा क्या है? झूठ मूठ का प्रयोग भी करोगे तो सोच के प्रयोग करोगे ना, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो नया है, एकदम नया बन रहा है और वृद्धि कर रहा है, तो ऊपर का हिस्सा ज्यादा करके लिया जाता है, जो सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, उसको ले लो। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये आपका 24 घंटा तक डेड नहीं करेगा, आराम से। लेकिन आपको अर्ली ही क्या करना है, इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको स्टेराइल कर लेना है। स्टेराइल करने के बाद, इनकी मतलब दूसरे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उसको क्या करना है, स्टेराइल कर लेना। स्टेराइल का मतलब होता है क्लीन करना। ठीक है, और क्लीन होता है आपका केमिकल से, जो मैं उस सबका अभी बात नहीं करना चाहता हूं। सीधा टिश्यू को लेकर के आप क्या करो, ऐसे एक कल्चर मीडियम ले लो, और इस कल्चर मीडियम में आपका कल्चर मीडियम जो है, इसमें आपका सॉल्ट रहेगा, इसमें आप कार्बन का सोर्स रहेगा, इसमें आपका प्रोटीन रहेगा, इसमें एमिनो एसिड, प्रोटीन तो नहीं, अमीनो एसिड रहता है। और क्या, प्लांट को यानी टिश्यू को वृद्धि करने वाले कुछ हार्मोन्स डालना पड़ता है। आपको डिपेंड करता है रूट निकालना है कि शूट निकालना है, या सेल की कोशिका को, सेल को बढ़ाना है, संख्या को। जानते हो, ये साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, आपका एथिलीन गैस होता है। ये सब हार्मोन्स बनता है किसमें? प्लांट में। इसमें ज्यादातर आपका यूज होता है किसका? साइटोकाइनिन का, ऑक्सिन का, ये दोनों का। जिब्रेलिन भी कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन ज्यादा इसी का यूज होता है। इसमें साइटोकाइनिन भी डाल दो, और क्या डाल दिया आपने? जिब्रेलिन, ये सॉरी, ऑक्सिन भी डाल दिया, जो प्रमोट करता है इसमें क्या? स्टेम फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन। जानते हो, ये टिश्यू जब इसमें लोगे, तो ये टिश्यू जानते हो, ये जो मीडियम डाला है, ये कल्चर मीडियम है, ये कल्चर मीडियम है। और आपको मैं बता दूं, ये कल्चर मीडियम जो है, कल्चर माध्यम, इसमें वृद्धि करने का सभी इसमें सब चीज है आपका टोटल। रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन होगा तो देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है। ये जो कल्चर मीडियम है, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, और ये कल्चर मीडियम में पानी भी रहता है, जिसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज रहता है, इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और ये वाला जब वृद्धि करता है, तो जानते हो, ये सेल वृद्धि करने लगता है, और चारों तरफ वृद्धि करता है सेल। इसको जानते हो, एक बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं कैलस। कैलस, कैलस ही लिखना हिंदी में भी। और ये कैलस क्या है? एक नया नया सेल्स बना है, जो कोई आपका अस्थाई रूप नहीं लिया, ना कोई तना का है, ना कोई रूट का है, ना कोई आपका लीफ का है, बस ये अस्थाई है। ये क्या है आपका? अस्थाई है। ये क्या है आपका? ये अस्थाई है। ये क्या है आपका? अस्थाई है। तो ये आपका है अस्थाई। ठीक है, ये आपका क्या है? अस्थाई है। और पता है होना चाहिए, इसको कैलस कहते हैं। जब इसमें हार्मोन को डाला जाता है, तो इसी में इनिशिएट करता है छोटा छोटा पौधा, छोटा छोटा पौधा, जैसा प्लांट का था उसी का पौधा, छोटा छोटा पौधा। एक नहीं, इसमें जितना स्पेस होगा सब में भर जाएगा छोटा छोटा पौधा, एकदम छोटा छोटा पौधा। कभी आपने देखा होगा, लहसुन का कली वगैरह लगाया होगा गांव में, हमने तो लगाया है, तो एकदम लगेगा, एकदम सटा के दीजिएगा तो एक से एक। ये आपका है प्लांटलेट। प्लांटलेट का मतलब होता है कि छोटा पौधा। क्या नाम है आपका? प्लांटलेट। ये छोटा पौधा है, और इसी छोटा पौधा को सबको निकाल करके आप जमीन में लगाते हो, और बाद में ये क्या होता है? बड़ा बड़ा पौधा हो जाता है इसी के जैसा। इसी को कहते हैं क्लोन या सोमा क्लोन्स। अगर कोई सोमा क्लोन्स भी कहेगा, तो हम यही क्वेश्चन को नहीं स्टार्ट करेंगे बाबा, आंसर यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, कि सोमा क्लोन्स आर when the offsprings are similar to their parent, because it is type of asexual reproduction which is done in our laboratory। हमारी लेबोरेटरी में किया जाता है। इसके बाद ये
इस सब का टोटल प्लांट जितना भी हजारों प्लांट होगा, ये प्लांट का जनक कौन है? एक की अलग अलग है, एक है तो इसको क्या बोलते हैं आप? टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोन्स कहते हैं। बस एक बार इसको फिगर को याद रखना, इसको टिश्यू कल्चर भी आप दे सकते हो नाम, और दूसरा जब आपको मौका लगे तो सोमा क्लोन्स में भी आप दे सकते हो इसका फिगर का। हो गया जी, पूरा प्रोसेस को क्या बोल हो गया। अब यहां पर एक चीज याद है कि तुमने कहा कि मैं तना भी ले सकता हूं, तुमने कहा कि मैं लीफ भी ले सकता हूं, तो जो हिस्सा लेगा उसको कहते हैं एक्सप्लांट। जो भी हिस्सा टिश्यू को निकालेगा प्लांट से, किसके लिए? कल्चर करने के लिए, इसको क्या बोला जाता है? एक्सप्लांट। तो पादप का किसी हिस्से को एक साथ बहुत सारे प्लांट यानी पादप को किसी हिस्से से एक साथ बहुत सारे प्लांट यानी पादप का उत्पादन किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन कहते हैं। पादप का वह हिस्सा जिससे उत्तक संवर्धन होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है, जिसमें संतति क्या होता है? बिल्कुल क्लोन होता है, किसका? जनक का, और आपस में भी। और जानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? समा क्लोन्स नहीं, यहां पर सम क्लोन लिखा गया है। जो गलती है, जो गलती है, मेरे से मिस्टेक हुआ है हाँ टाइपिंग करने में, ये क्या है आपका? सोमा क्लोन्स भी कहा जाता है। क्लियर हो गया जी। और इस कल्चर मीडियम में क्या क्या डालते हैं बाबा? तो कल्चर मीडियम में, लंबा क्वेश्चन के लिए भी मैंने इसको तैयार कर लिया, अगर जरूरत पड़ेगा तो बच्चा लिख सकता है। इसके कल्चर मीडियम स्टेराइल होना चाहिए, मतलब शुद्ध, ना कोई बैक्टीरिया ना कोई कवक, कोई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन का स्रोत डाल दो, कार्बनिक सॉल्ट डाल दो, विटामिन डाल दो, अमीनो अम्ल डाल दो, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन, जिसे क्या मैंने बोला? ऑक्सिन, ऑक्सिन या तो साइटोकाइनिन, ये सब आपको डालना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत रहा, दिक्कत हो, दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बोलेंगे। चलिए, ठंड से बच के रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। चलिए, ओके, धन्यवाद।